अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हाफिज़ वलीद रज़ा। मेरा ख्याल है कि आप सब भी जो है वो ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल, ये वीडियो बेसिकली ओ लेवल के उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सेकंड सेशन उनके लिए तो बनाया जा रहा है जो अपकमिंग जो है वो सेशन में जो है अकाउंटिंग सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सो आज की जो वीडियो है उसके अंदर उसी तरीके से कुछ पास्ट पेपर्स को चूज़ किया गया है, जिसमें कुछ अकाउंटिंग जो है वो कॉन्सेप्ट्स को जो है वो एलेबोरेट किया जाएगा, थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को बेहतर किया जा सके और आप लोगों को पता चले कि किस तरह से आपने अपने एग्जाम को टैकल करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को। तो बेसिकली कुछ एमसीक्यूज को लास्ट पास्ट पेपर के अटेम्प्ट में से ही जो है वो चूज़ किए गए हैं और उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके। सो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट फॉर्मली, मैं बेसिकली चाहूँगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना आपको आपके साथ शेयर कर लूँ। As I already said before, my name is Hafiz Waleed Raza. Qualification is ACCA. I am ACCA qualified. I have diversified experience. I have 7 years diversified experience, and currently I am working in Atlas Honda Limited as assistant manager finance. और इसके अलावा मेरा जो बेसिकली सब्जेक्ट जो है स्पेशलिटी है वो अकाउंटिंग है, जिसमें मैं कुछ अर्सा से जो है वो टीच भी कर रहा हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मली, जिसमें आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि उसको फर्दर एक्सप्लेन किया जा सके, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया गया है वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो ये है सर, उसकी अगर हम स्टेटमेंट को देखें, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट बाय टुमेलो फ्रॉम टेबोगो आर रिटर्न्ड बिफोर दे आर पेड फॉर एंड टुमेलो keeps a full double entry system. What will Tumelo record the return of goods? तो सबसे पहले हमें इस ट्रांजैक्शन में ये समझना है, जब भी आपको कोई भी अकाउंटिंग क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए दिया जाए, आपको सबसे पहले उसकी बिजनेस सेंस को समझना है, एज आई सेड अर्लियर। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ये देखें कि टुमेलो जो कि कस्टमर है, उसने टेबोगो सप्लायर से क्रेडिट के ऊपर कुछ चीजें खरीदी और उसके बाद उसने वो उन्हीं चीज़ों को वापस भी कर दिया टुमेलो। अब ये इसको बेसिकली आप किस तरह से अपनी अकाउंटिंग में जो है वो रिकॉर्ड करेंगे रिटर्न ऑफ गुड्स को। सो गाइस, बिफोर वी जंप टू द कंक्लूजन, मेरा ख्याल है कि हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो है वो सबसे पहले ब्रीफली समझ लेना चाहिए ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही इसके आंसर की तरफ जो है वो अगले स्टेप में जा सकें। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि जब भी रिटर्न ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करना है तो वो किस तरह से करते हैं। तो हम क्यों ना रिटर्न ऑफ गुड्स के अलावा बाकी तमाम जो है वो साइकिल को भी समझ लें कि किस तरह से हर चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं और किस तरह से ये सब पूरा साइकिल चलता है। इस पूरे साइकिल को जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और इसको समराइजिंग की तरफ लेके जाते हैं, इसे अकाउंटिंग साइकिल बोला जाता है। और अकाउंटिंग साइकिल में जो बेसिक चीज मैं जिसमें आपको लेके चलना चाह रहा हूँ, हम सबसे पहले इन डे बुक से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है किसी भी बिजनेस में, उसको डिफरेंट डे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला स्टेप है। तो गाइस, फर्स्ट स्टेप में जब आप डे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो डे बुक जो है वो एक नहीं बल्कि तकरीबन 6 डे बुक्स यूज हो रही होती हैं। और 6 डिफरेंट काइंड्स की जो डे बुक्स यूज हो रही हैं वो किस क्राइटेरिया के ऊपर उनमें चीजें जा रही हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। सेकेंडली हमें ये समझना है कि बेसिकली डे बुक में जो है वो स्पेसिफिकली इसको डे बुक क्यों बोला जाता है और इसमें इसको बाकी बुक से डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है। डे बुक बेसिकली एक ऐसी बुक होती है जिसमें आप डेली बेसिस पे डेट वाइज जो है वो डेटा को रैंडमली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं किसी एक खास क्राइटेरिया के लिए। इसीलिए उन क्राइटेरियाज को डिफरेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए डिफरेंट जो है वो डे बुक्स को बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं, पहली बुक जो आप यहाँ पर नजर आ रही है आपके सामने, वो है परचेज डे बुक। परचेज डे बुक इज द फर्स्ट डे बुक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे डिस्कस करने जा रहे हैं, परचेज डे बुक एक ऐसी डे बुक है जिसमें आप डेली बेसिस पे डेट वाइज तमाम ऐसी परचेज को एक बिजनेस रिकॉर्ड करता है जो क्रेडिट टर्म्स पे की जा रही होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने मिस्टर ए से जो है वो बिजनेस के लिए परचेजेस की हैं जो 10,000 कॉस्ट कर रही हैं, तो आप उस क्रेडिट को क्रेडिट टर्म पे ली गई जो है वो चीजों को अपनी परचेज डे बुक में डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने मिस्टर ए से 10,000 की चीजें खरीदी, मिस्टर बी से आपने किसी और तरह की परचेजेस जो हैं वो 20,000 की, और मिस्टर सी से आपने इसी तरीके से जो है वो किसी और गुड्स को आपने, या सेम गुड्स भी इवन को आपने क्रेडिट बेसिस पे जो है वो परचेज किया। तो ऐसी तमाम क्रेडिट परचेजेस जो आप कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डेट में या डे में पीरियड में, वो आप इन परचेज डे बुक इस परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये है हमारी पहली डे बुक। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि अगर आपने वो परचेजेस जो आप क्रेडिट पे कर चुके हैं उनको अगर आप जो है गाइस वो रिटर्न करते हैं, ऐसी परचेजेस जो क्रेडिट पर आपने ली थी और उन्हें परचेज डे बुक में रिकॉर्ड किया था, अगर उनमें से कोई आप जो है वो गुड्स को रिटर्न करते हैं अपने सप्लायर को, तो डेट वाइज एक डेली बेसिस पे या किसी भी खास पीरियड के ऊपर आप जो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे वो आप अपनी परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ऐसी क्रेडिट की परचेजेस जो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड की गई थी, उनको अगर आप उनमें से कुछ गुड्स को अगर आप रिटर्न करते हैं अपने सप्लायर को, उनकी रिटर्न को डेट वाइज या डेली बेसिस पे आप जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, दैट बुक इज कॉल्ड परचेज रिटर्न डे बुक। इसी तरीके से अगर हम थर्ड डे बुक की बात करें विच इज सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक में बेसिकली उसी तरीके से अगर आपने अपने कस्टमर को परचेज डे बुक में आप अपने सप्लायर से क्रेडिट पे परचेज कर रहे थे, इसका जो बेसिकली कॉन्ट्रैरी इसके कॉन्ट्रैरी जो इसका जो ऑपोजिट है, अगर आप क्रेडिट पे अपने कस्टमर को कोई चीज सेल कर रहे हैं तो वो आप सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे डेली बेसिस पे। इन तमाम बुक्स में मैं आपको बताता चलूं, डे बुक्स में एक चीज कॉमन है कि आप अपनी चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके चल रहे होते हैं। सो डेट वाइज पीरियड वाइज इज द मेन एसेंस। तो मैं ये चीज दोबारा रिपीट नहीं करूंगा ताकि एक बार आपको समझा दी जाए, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़े। सेल्स डे बुक जिसमें आप क्रेडिट पे अपने कस्टमर्स को दी गई चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, और ऐसी चीजें जिनको आपने सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड किया, ऐसी क्रेडिट पे की गई सेल अगर उसमें से कुछ कस्टमर आपको रिटर्न करेगा तो वो भी आप अपनी सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसमें क्या होता है, बेसिकली डेट आ रही होती है उसका कस्टमर या सप्लायर का, डिपेंडिंग कि कौन सी डे बुक है, उनका नाम आ रहा होता है और उसके आगे उसकी अमाउंट आप लोग अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरीके से एक और डे बुक है या जो बेसिकली उसका नाम है कैश बुक। अगर हम इस चीज को समझें कि पिछली हमने जितनी भी 4 डे बुक्स पढ़ी हैं उसमें हमने एक चीज कॉमन देखी है, वो क्या था कि तमाम ट्रांजैक्शंस क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो रही थी। तो ऐसी परचेजेस या ऐसी सेल जो कैश पे परफॉर्म की जा रही होती है, जिसमें आप कैश इन्वॉल्व होता है, जो कैश पर सेल या परचेज हो रही है, उसे आप इन 4 डे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए आप एक सेपरेट बुक मेंटेन कर रहे होते हैं विच इज कॉल्ड कैश बुक। तो बेसिकली गाइस कैश बुक जो है उसको आप बाकी बुक से इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हर ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो रही होगी डेली बेसिस पे, डेट वाइज। अच्छा, अब बात आती है कि ऐसी कुछ चीजें भी तो हैं जो इन पांचों की पांचों डे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो क्या वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होंगी? तो सर उसके लिए आपके पास अवेलेबल है एक जनरल जर्नल। जनरल जर्नल एक ऐसी डे बुक है जिसके अंदर आप इन तमाम पांचों बुक्स के अलावा जो भी कोई ट्रांजैक्शन है जो इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती, वो इस बुक में डेट वाइज रिकॉर्ड हो रही होगी। इसकी आसान सी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने फिक्स एसेट्स जो हैं वो क्रेडिट पे खरीदे, कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट एंड मशीनरी, वो आपने अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो वो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उसके लिए आप अपना जनरल जर्नल को यूज कर रहे होंगे। अब ये तो पहला स्टेप था जिसके अंदर आप डे बुक्स को बेसिकली देख रहे हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब जब आप डे बुक्स में डेट वाइज डेटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं
अब उसके बाद अगर आपको ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर सप्लायर के से आपने ओवरऑल कितना एट अ पर्टिकुलर डेट कितना बैलेंस उसका आपने जो है उसकी आपका आपके पास उसका आउटस्टैंडिंग आ रहा है, या ऐसे कस्टमर्स किसी पर्टिकुलर कस्टमर का अगर आपको बैलेंस देखना है तो क्या ये चीजें आपको डे बुक आपको प्रोवाइड कर सकती हैं? नहीं, ये लिमिटेशन है बेसिकली। क्यों? क्योंकि जो डे बुक्स हैं वो कस्टमर्स या सप्लायर्स को डिफरेंशिएट किए बगैर डेट वाइज हर तमाम परचेजेस को रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड के लिए बनाई गई हैं। जबकि अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक अकाउंट को किसी स्पेसिफिक कस्टमर या किसी स्पेसिफिक सप्लायर के अकाउंट को जो है वो चेक करना है तो उसके लिए आपको एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड पोस्टिंग फ्रॉम डे बुक टू इंडिविजुअल लेजर्स। इंडिविजुअल अकाउंट के लेजर्स में आप लोग अब पोस्ट करेंगे, ये डबल एंट्री का सेकंड स्टेप है जिसमें आप लोग ये चीजें परफॉर्म कर रहे होंगे। तो हम इसको समझते हैं कि बेसिकली लेजर सब कितनी तरह के होते हैं, जिस तरह से हमने डे बुक्स को समझा। तो लेजर गाइस इस वक्त अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो हमारे तीन तरह के लेजर जो हैं वो मेनली यूज हो रहे होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड परचेज लेजर। अब इस यहां पर एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट्स को एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कि वो परचेज लेजर को जब भी पढ़ते हैं तो उनके ज़हन में ये आता है कि परचेज लेजर से मुराद है कि आप अपने परचेज एक्सपेंस को इस लेजर में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जबकि ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आप एक्चुअली अपने कुछ भी परचेज लेजर का हरगिज ये मतलब नहीं है कि परचेज लेजर में आप अपने परचेज एक्सपेंस को जो है वो इंडिविजुअली रिकॉर्ड कर रहे हैं, बल्कि परचेज लेजर क्या है इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। परचेज लेजर बेसिकली एक ऐसा समरी अकाउंट है, एक ऐसा अकाउंट है इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल सप्लायर का, जिसके अंदर एट अ टाइम एट अ पर्टिकुलर डेट आप देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना खड़ा है। सो बेसिकली इट इज अ इंडिविजुअल, इट इज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स सप्लायर अकाउंट, जिसके अंदर आप लोग ये देख सकते हैं कि एक सप्लायर के अगेंस्ट आपको कितने पैसे उसको पे करने हैं फ्यूचर में एट अ पर्टिकुलर डेट। या इसी तरीके से सेल्स लेजर में ये है कि आपको ये देखना है कि किसी कस्टमर जो जिससे आपने क्रेडिट पे चीजें बेची थी उस से आपने एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर कितना पैसा वापस लेना है। सो बेसिकली गाइस दीज टू आर नॉट रिलेटेड टू परचेज इनकम और एक्सपेंस अकाउंट्स। बेसिकली परचेज लेजर में जो है वो डेटा कहाँ से आता है, सोर्स ऑफ डेटा क्या है, अब इसको भी समझ लेना जरूरी है। परचेज लेजर के अंदर परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक दोनों से डेटा इकट्ठा किया जाता है किसी एक सप्लायर के अगेंस्ट। फिर इसी तरीके से मिस्टर ए का फॉर एग्जांपल आपने परचेज लेजर क्रिएट किया, उसमें जनाब आ रहा था कि ओपनिंग बैलेंस आ रहा था $400, और उसमें आपने परचेज डे बुक से किसी एक डेट के ऊपर जो मजीद चीजें खरीदी वो आपने उसमें ऐड कर दी, तो 400 से बैलेंस फॉर एग्जांपल 500 पर चला गया। अब परचेज लेजर में आपने परचेज रिटर्न डे बुक से 50 की अगर चीजें रिटर्न की थी तो वो भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 400 की आपने ओपनिंग था, 100 की आपने परचेज फर्दर की तो टोटल 500 हो गया। उसमें से अगर आपने 50 की रिटर्न कर दी है तो रिमेनिंग बैलेंस एट पर्टिकुलर डेट शुड बी अराउंड $450। तो ये बेसिकली आपको पिक्चर क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। सो परचेज लेजर जो है वो आपके इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंसेस को आपको कंफर्म कर रहा होता है, सेल्स लेजर कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स को जो है वो कंफर्म कर रहा होता है। अब आपका थर्ड टाइप ऑफ लेजर जो है जो कहलाता है जनरल लेजर। जनरल लेजर में जो है वो सोर्स ऑफ डेटा जो है वो जनरल जर्नल से उठ के आ रहा होता है। तो ऐसी तमाम परचेजेस जो परचेज एक्सपेंसेस हैं, सेल्स इनकम अकाउंट्स हैं, या इवन जो आपने हमने पहले एग्जांपल को डिस्कस किया था कि क्रेडिट के ऊपर आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया है तो उससे रिलेटेड अगर आपने कोई बैलेंस जो है वो उसमें कुछ चलाना है तो वो भी आपका जनरल लेजर के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब लेजर्स ओवरऑल जो है अगर हमसे ओवरऑल डिस्कस करें कि लेजर्स किस तरह के होते हैं, लेजर के अंदर दो साइड्स आ रही होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक जो मेरे लेफ्ट साइड राइट साइड जो है, इन दोनों के अंदर आप लेफ्ट साइड पे आप डेबिट साइड को कंसिडर करते हैं, राइट साइड को आप क्रेडिट साइड कंसिडर करते हैं, और इनमें अपने अपने पे बैलेंसेस आप जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं।
परचेज लेजर जो है उसके राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस और परचेजेस चल रही होती हैं, लेफ्ट साइड डेबिट साइड पर जो है वो परचेज रिटर्न बुक हो रही होती है। तो इस तरह से आप अपने क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पर जो है वो मैच कर रहे होते हैं। तो कैश बुक बेसिकली एक ऐसी बुक है जो लेजर और डे बुक जो है वो दोनों का काम एक ही बुक कर रही होती है। सो गाइस, ये बेसिकली एक छोटी सी समरी थी जो मैं चाह रहा था आप लोगों से डिस्कस करूं, ताकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट के अलावा बाकी तमाम डबल एंट्री की सिस्टम की बुक्स को भी अच्छे तरीके से समझ सकें और इसका आंसर कर सकें। सो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है इससे मिलता जुलता, तो आई होप सो कि अब आप लोग बहुत इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। सो एक नेक्स्ट स्लाइड बनाई गई है जिसके अंदर थोड़ा सा इसको फर्दर इलेबोरेट किया गया है। इन केस अगर आपको इसमें कुछ जो है वो एम्बिग्विटी रह गई है तो हम लोग इसे स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ के एक दफा समझ लेते हैं। परचेज डे बुक, बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस विल बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक। Purchase return day book, any return of goods bought on credit will be recorded in this book. Sales day book, selling goods on credit basis will be recorded in this book. Sales return day book, any return of goods sell on credit will be recorded in this book. Cash book, all transactions dealing in cash will be recorded in this book. General journal, 6th type of day book. Any other transactions not in the scope of above books will be recorded here. For example, fixed assets bought on credit. तो गाइस, ये थे हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी जिन्हें बोलते हैं, या जिन्हें आप डे बुक्स भी बोलते हैं। ये उनकी बेसिकली थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। इसी तरीके से अगर आप टाइप्स ऑफ लेजर देखेंगे तो वो मेनली 3 हैं: परचेज लेजर, सेल्स लेजर एंड जनरल लेजर। और उनकी बेसिकली थोड़ी सी मैं आपको ये स्टेटमेंट भी से समझा देता हूँ। अ स्पेसिफिक अकाउंट फॉर ईच सप्लायर विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट अ पर्टिकुलर डेट। सोर्स ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ डेटा ये कहां से परचेज लेजर में डेटा रिकॉर्ड हो रहा होगा? 2 डे बुक से, परचेज डे बुक एंड परचेज रिटर्न डे बुक। इसी तरीके से सेल्स लेजर के अंदर अ स्पेसिफिक अकाउंट फॉर ईच कस्टमर, सेल्स लेजर फॉर कस्टमर, परचेज लेजर इज फॉर ईच फॉर specific account for each supplier. Sales ledger for customer, purchase ledger for supplier. A specific account for each customer which is used to know about any receivable balance at any particular day. Source of data again 2 day book से आ रहा है, sales day book and sales return day book. अब उसके बाद गाइस हम बात करते हैं जनरल लेजर की। All other transactions not in the scope of purchase and sales ledger are classified in general ledger under relevant accounts such as income, expenses and fixed assets ledgers and so on. So guys, अब हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जो है वो जो है उसके कंक्लूजन की तरफ वापस आते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा। अगर हम क्वेश्चन को दोबारा एक दफा पढ़ लें, कस्टमर टोमेलो था जिसने टोबैगो से चीजें खरीदी थी और क्रेडिट पर खरीदी थी। इसका मतलब है कि जब उसने क्रेडिट पर खरीदी हैं चीजें तो हमें फौरन इस चीज को अपने जहन में लेके आना है कि टोमेलो, अगर टोमेलो के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात हो करें, अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कस्टमर अपने सप्लायर से ली गई क्रेडिट पर चीजों को रिकॉर्ड करेगा इन परचेज डे बुक, इन परचेज डे बुक, और इवेंचुअली परचेज रिटर्न डे बुक में अगर कोई रिटर्न हुई तो वो रिकॉर्ड होगी। तो परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक लेजर कौन से में जा रहे होंगे? परचेज लेजर में। ये तो गाइस थी एक साइड। अब ऑन द अदर हैंड अगर कोई परचेज, जो भी कोई चीज की है तो उसकी परचेज एक्सपेंस को भी उन्होंने रिकॉर्ड करना है, तो वो कहाँ हो रहा होगा? इस जनरल जर्नल के अंदर। तो अगर हम इस पर्टिकुलर स्लाइड पे जंप करें और देखें कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि डबल एंट्री क्या परफॉर्म हो रही होगी, उसके बाद हम अकॉर्डिंगली उसके लेजर तक हम लोग उसको स्टेप अप करते जाएंगे। डबल एंट्री में सर अगर हम ये देखें कि जब सिनेरियो 1 कि जब व्हेन गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, तो आपने परचेजेस की, आपने एक्सपेंस अकाउंट में परचेजेस को रिकॉर्ड किया और ये परचेजेस आपकी जीएल में रिकॉर्ड हो गई। जीएल क्या है? जनरल लेजर। 100 रुपीज से वो डेबिट हो गया और उसके बाद टेबोगो जो एक सप्लायर, स्पेसिफिक सप्लायर अकाउंट है जिसको आप परचेज लेजर में रिकॉर्ड करेंगे, वो क्रेडिट साइड पे उसका 100 रुपीज उसमें रिकॉर्ड होंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जिसमें गुड्स जो है पॉइंट ऑफ टाइम में, सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम में व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड व्हिच वर बॉट ऑन क्रेडिट। सो टेबोगो ने सप्लायर जो है
अकाउंट जब आप उसको चीजें वापस कर देंगे तो वो अकाउंट जो पहले क्रेडिट नेचर का था, अगर आपने उसके बैलेंस को निल करना है, एलिमिनेट करना है, तो क्रेडिट साइड के बैलेंस को एलिमिनेट करने के लिए ऑपोजिट जो आप यूज करेंगे बिहेवियर, वो होगा डेबिट साइड। तो आप उस उतने ही अमाउंट से, फॉर एग्जांपल अगर वो चीजें रिटर्न सारी की सारी की गई थी, तो आप टेबोगो के सप्लायर अकाउंट को जो परचेज लेजर में आ रहा है उसको 100 से डेबिट कर देंगे। इसी तरीके से परचेज रिटर्न, जो कि एक एक्सपेंस अकाउंट आपने अपने पास रिकॉर्ड किया था, उस जीएल के अंदर, जनरल लेजर के अंदर, उसे आप क्रेडिट कर देंगे। अब ये तो एक बेसिकली डबल एंट्री को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, तो हम इसको थोड़ा सा और फर्दर समझने की कोशिश करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं चीजों को। तो परचेज डे बुक, जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फर्स्ट सिनेरियो डबल एंट्री कैसे रिकॉर्ड हो रही होगी, उसमें डे बुक में आप डेट रिकॉर्ड करेंगे, फॉर एग्जांपल 10 जन को ये जो है वो ट्रांजैक्शन अकर हुई थी, सप्लायर टेबोगो था। लेजर फोलियो बेसिकली इसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा कि बेसिकली लेजर फोलियो ये है, डे बुक से आप अपनी रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह से कौन से जो है वो पेज या किसी रेफरेंसिंग को, ट्रांजैक्शन को लोकेट करने के लिए आपने ये यूज किया है। इसी तरीके से आपने इनवॉइस नंबर जो है इसमें मेंशन किया है, और 100 रुपीज आपने अपने पास रिकॉर्ड कर लिए डेट वाइज। परचेज रिटर्न डे बुक में इसी तरीके से आपने क्रेडिट नोट नंबर के अगेंस्ट 100 रुपीज को रिकॉर्ड कर लिया। अब ये परचेज डे बुक से 100 रुपीज उठ के परचेज लेजर में टेबोगो के जो है वो किस तरह से रिकॉर्ड होगा। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर कितनी तरह के लेजर अकाउंट्स खुल रहे थे, 2, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि हम लेजर की ओवरऑल जो है वो ट्रांजेक्शन्स को समझ सकें। तो गाइस सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें देखना है कि कितने हमारे लेजर को हिट किया जा रहा है यहाँ पर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बेसिकली हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हम अपने लेजर अकाउंटिंग को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हमने क्या किया कि हमने डबल एंट्रीज परफॉर्म की, जिसमें हमें पता चला कि हम लोग 2 लेजर्स को, इंडिविजुअल लेजर्स को जो है वो हिट करने जा रहे हैं। एक अकाउंट हमारा है परचेज का, परचेज एक्सपेंस का, और दूसरा हमारा है सप्लायर अकाउंट। तो एक हम जो है वो परचेज लेजर अकाउंट यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, जो कि आपके सामने है। जो इंडिविजुअल अकाउंट जो सप्लायर का है वो टेबोगो अकाउंट है। और इसी तरीके से एक परचेज एक्सपेंस का हमने अपने पास रिकॉर्ड किया हुआ है कि जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस जो है वो इस जनरल लेजर में, नेचर ऑफ लेजर जो है वो जनरल लेजर है, इसमें रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन जो आपने परफॉर्म, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये एग्जांपल लेते हैं कि जी टेबोगो से आप पहले भी कुछ चीजें खरीदते रहे, और परचेज जो उस वक्त उसका बैलेंस, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, वो 250 जो है वो क्रेडिट में आ रहा था। तो बेसिकली यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 जनवरी के टाइम पे आपके पास जो बैलेंस उसका आउटस्टैंडिंग था, दैट वाज $250, और उसमें आपने फर्दर ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म की कि आपने $100 का जो है वो उसमें फर्दर जो है वो चीजें खरीद ली। सो उसका बैलेंस जो है वो फर्दर क्रेडिट हो गया। और इसी तरीके से आपने कुछ चीजों को जो है वो रिटर्न कर दिया, जो कि ये सेकंड जो है वो ट्रांजैक्शन से जो है वो आपके पास रिकॉर्ड हो गया। तो गाइस इसमें क्या हुआ कि आपने जब रिटर्न किया एट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स आर गोइंग टू बी रिटर्न, तो उस टाइम पे फॉर एग्जांपल वो 20 जनवरी थी, या हाईलाइट किया गया है कि आप अपने परचेज लेजर को हिट कर रहे होंगे, और दूसरी तरफ आपने जो परचेजेस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की थी उसको आप एक्सपेंस, जब आप रिटर्न क्रेडिट करेंगे तो आप उसको जब ये देखिएगा, जैसे कि आपके सामने ये डबल एंट्री रिकॉर्ड हो रही है, आप क्रेडिट करेंगे तो ओवरऑल आपने 2 लेजर्स के अंदर जो है वो अपनी अपडेशन, डेटा अपडेशन की है। नंबर 1 इज परचेज लेजर में, और नंबर 2 इज परचेज एक्सपेंस विच इज जनरल लेजर।
जिसमें आपने ये रिकॉर्ड किया है। अब हम अपने जो है वो क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से जो है वो ठीक है। तो गाइस इसके अंदर क्या पहला ऑप्शन है जी, कैश बुक एंड सेल्स लेजर। तो पहली बात तो ये कि कैश बुक आपने कुछ कैश में खरीदा नहीं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप कैश बुक में ये चीज रिकॉर्ड करेंगे। और ये आपके लिए दूसरी बात ये कि आपने परचेजेस की हैं क्रेडिट पर, तो आपका परचेज लेजर हिट हुआ है, तो सेल्स लेजर भी इसमें एक गलत ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन वो कह रहा है जी जनरल लेजर को आप सिर्फ छेड़ेंगे। ऐसा नहीं है, जब डबल एंट्री सिस्टम में आप काम कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट दो हेड्स को देखना पड़ेगा, और यहाँ पर दो हेड्स जो है वो जनरल लेजर जरूर है, मगर इन एडिशन टू जनरल लेजर जिसमें परचेज एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप परचेज लेजर को भी जो है वो अपने पास जो है वो अपडेट कर रहे हैं। सो बी ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन जो है वो भी नहीं है। सो सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस अगर आप ओवरऑल देखें कि हमने अब कंक्लूड करें इस ओवरऑल क्वेश्चन को, सम अप करें, तो आज हमने क्या सीखा इसके अंदर। हमने इसमें ये सीखा कि किस तरह की कितनी टाइप्स की डे बुक्स हैं, उन डे बुक्स को फर्दर लेजर अकाउंटिंग में पोस्टिंग में कहाँ कहाँ मैपिंग की जा रही है, उनको किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है, और जब भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी तो कितनी तरह के लेजर जो है वो उन पे इम्पैक्ट आएगा, या डे बुक कौन कौन सी है जिस पे इम्पैक्ट आएगा। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। अब हम जो है वो सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है जी, डेव सप्लाइज गुड्स टू पीटर ऑन क्रेडिट। डेव ने कुछ चीजें सप्लाई की हैं पीटर को क्रेडिट पर। सो डेव जो है वो वो सप्लायर है, और पीटर जो है वो कस्टमर है। ऑन 1 अप्रैल पीटर ओड डेव $440। तो डेव का जो कस्टमर पीटर है उसने $440 जो है वो उसके पे करने हैं अपने सप्लायर के। और डेव सेंट और रिसीव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। गाइस इसके अंदर आपको ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो आपको ये देखा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आपने लेजर के बैलेंसेस को जो है वो कैलकुलेट करना है और किस तरह से लेकर चलना है। तो सबसे पहले उसने आपको एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड एज अ पर्टिकुलर डेट जो है उसने आपको ओपनिंग बैलेंस बताया है कि 1 अप्रैल के ऊपर जो है वो डेव ने पीटर से $440 लेने हैं। अब उसके बाद कुछ फर्दर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं, देखते हैं वन बाय वन के उनका क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट जो है वो आता है। नंबर 1 इज April 7 पे इनवॉइस, फर्दर इनवॉइस इशू की गई। इसका मतलब है कि डेव ने कुछ फर्दर जो है वो गुड्स पीटर को जो है वो सप्लाई की हैं, जिनकी जो वर्थ है वो $360 है। इसी तरीके से 12 तारीख को 12 अप्रैल को एक चेक जो है वो रिसीव किया गया है डेव की जानिब से। डेव को जो है वो चेक रिसीव हुआ है पीटर की जानिब से आफ्टर डिडक्टिंग $11 कैश डिस्काउंट। मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा दोहराना चाहूंगा, आफ्टर डिडक्टिंग $11 कैश डिस्काउंट। ये बेसिकली एक ट्रिकी पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग फर्दर एक्सप्लेन जो है वो थोड़ा सा कर लेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग को ताकि बेहतर किया जा सके। सो 429 का आपको चेक रिसीव हो रहा है, जिसमें $11 जो है वो कैश डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद। इसका मतलब अगर कैश डिस्काउंट नहीं भी डिडक्ट किया जाता तो इसका मतलब ओवरऑल ट्रांजेक्शन जो थी, जो चेक अगर रिसीव होता तो वो कितने का होता, $440। इसी तरीके से 13 अप्रैल को डेबिट नोट एक इशू हुआ और एक 15 अप्रैल को क्रेडिट नोट इशू हुआ, जिन दोनों की अमाउंट जो है $50 है। तो इसमें पूछा जा रहा है जी व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन 30 अप्रैल। तो ओवरऑल गाइस आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपसे कस्टमर का बैलेंस पूछा जा रहा है कि किस तरह से आप उसको अपडेट करेंगे। तो बेसिकली सिंपल लेजर की ये जो है
अपडेशन है जिसको हमें समझने की जरूरत है, और कुछ इसमें ट्रिकी पॉइंट्स हैं जिसको एक्सप्लेन किया गया है इस स्लाइड के अंदर। सो आई वुड लाइक कि मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को किया जा सके, कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जा सके। हम सबसे पहले इस पोर्शन से स्टार्ट लेते हैं कि जब आप सॉरी हम डेव की लेजर बुक से स्टार्ट लेते हैं। डेव की लेजर बुक के अंदर पीटर का अकाउंट जो है, पीटर कस्टमर है और डेव सप्लायर है। तो डेव अगर लेजर बुक मेंटेन कर रहा है तो डेव के लिए पीटर कस्टमर है, तो रिसीवेबल लेजर, जैसा कि अभी हमने बहुत डिटेल में इस चीज को समझा है, रिसीवेबल लेजर अकाउंट खोलेगा जो इंडिविजुअल पीटर का स्पेसिफिक अकाउंट हम खोलेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमेशा एसेट साइड, रिसीवेबल साइड का डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल के पर ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आपके पास $440 आ गया। इसी तरीके से आपने जो उसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल परफॉर्म की थी, इनवॉइस, यानी कि पीटर को फर्दर जो है वो $360 की जो है वो चीजें इनवॉइस की गई, यानी कि सेल की गई, इंक्रीज इन सेल्स, जो फर्दर पीटर के रिसीवेबल अकाउंट को मजीद बढ़ाएगा। $440 आपने पहले ही उससे लेने थे, अब आपने 360 की फर्दर उसको क्रेडिट पे चीजें बेची हैं, इनवॉइस किया है, तो $440 प्लस $360, तो ये दोनों सेम साइड पे, डेबिट साइड पे क्लब हो रहे होंगे। अब इसी तरीके से हम बाकी चीज ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। अगर हम ये देखें सर कि अगली जो है वो ट्रांजैक्शन क्या है, 12 अप्रैल को आपको एक चेक रिसीव हुआ कस्टमर की जानिब से, विच इज पीटर, आफ्टर डिडक्टिंग $11 कैश डिस्काउंट, $429। तो सर हम इसकी लेजर में किस तरह से पोस्टिंग कर रहे होंगे, थोड़ा सा हमें इसे समझने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि उस चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक ये पोर्शन आप लोगों के लिए जो है वो ड्रॉ किया था, ताकि इसमें आपको सबसे पहले इसकी बुक कीपिंग समझा सकूं, बेसिक डबल एंट्री बता सकूं, और वहां से आप लोग इसे लेजर में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर अच्छी तरीके से रखते हुए वहां पर लेके जा सकें। कैश डिस्काउंट बेसिकली एक ऐसा डिस्काउंट है जो बेसिकली तब दिया जाता है एक सप्लायर की जानिब से, अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट तब अलाउ किया जाता है जब ये कहा जाता है कि सर अगर मैं आपको ये चीजें $440 वर्थ डॉलर की बेच रहा हूं और मुझे अगर आप ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन 15 डेज या जो भी स्पेसिफिक डेज डिफाइन किए जाएंगे उसके अंदर अगर आप पे करेंगे तो मैं आपको $11 का डिस्काउंट दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट सप्लायर की जानिब से कस्टमर को अलाउ किया जाता है। सो सप्लायर इसको बेसिकली फाइनेंसिंग, ये अर्ली फाइनेंसिंग की वजह से पैसे जल्दी इकट्ठे करने के लिए, अपने बिजनेस में वापस पैसा को जमा करने के लिए ये एक जो है वो टूल या टेक्निक अप्लाई करते हैं सप्लायर। सो ये जब चूंकि सप्लायर ने कस्टमर को खुद अलाउ किया और कस्टमर ने ये फैसिलिटी अवेल की, सो कस्टमर का पूरा बैलेंस उतनी अमाउंट से एलिमिनेट होना चाहिए जितना कि उसकी फुल अमाउंट थी। इसका मतलब है कि अगर वो आज $429 जो है वो अपने सप्लायर को पे करता है और कैश डिस्काउंट अवेल करता है, तो उसके तो $440 एलिमिनेट हो गए। अब सप्लायर अपनी बुक में इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, हम उसको भी समझ लेते हैं। सप्लायर अपने पास बैंक में रिकॉर्ड जब चेक जमा करवाएगा या बैंक अकाउंट जो उसका इंक्रीज करेगा वो करेगा $429 से, और पीटर का अकाउंट जो डेबिट साइड पे बैलेंस अवेलेबल था $440, वो कंप्लीट अमाउंट से, मैं रिपीट करूंगा, वो कंप्लीट पूरी अमाउंट से जो उस वक्त की ट्रांजैक्शन थी उससे एलिमिनेट होगा, यानी कि वो क्रेडिट साइड पे उसे आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। तो रिमेनिंग $11 को हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे इसको समझ लेते हैं। चूंकि ये फैसिलिटी सप्लायर ने खुद कस्टमर को दी थी ताकि वो जल्दी पैसा इस चीज को रन कर सके, और ये पैसा अगर वो ये फैसिलिटी ना देता तो उसको रिसीव हो जाता, आज रिसीव ना हुआ
तो इसको आप अपने बिजनेस में एज एन एक्सपेंस अकाउंट के तौर पे ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये तो डे बुक्स में इनके अब ये सारा कुछ डे बुक्स में किस तरह से जाएगा। बैंक अकाउंट आपका कैश बुक में मेंटेन हो जाएगा, कैश डिस्काउंट आपका जनरल जर्नल में मेंटेन हो जाएगा, और आपका सॉरी कैश डिस्काउंट भी आपका कैश बुक में जो है वो अलग से एक कॉलम मेंटेन किया जा रहा होता है, वहां पर जो है मेंटेन हो जाएगा। और पीटर अकाउंट रिसीवेबल जो बैलेंस है वो आपका बेसिकली परचेज कस्टमर सेल्स डे जो है वो लेजर में मेंटेन हो जाएगा। तो अब हम इसको समझते हैं गाइस कि जो आपने 12 चूंकि रिसीवेबल लेजर में पूरी अमाउंट एलिमिनेट होगी, इसलिए आप 429 को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे कि 12 अप्रैल को चेक रिसीव्ड आप करेंगे 429 और कैश डिस्काउंट 11, तो ओवरऑल 440 से आपने रिसीवेबल के बैलेंस को क्रेडिट कर दिया। अब हम अगली जो है वो ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वो है जी डेबिट नोट, और उसके बाद है जी क्रेडिट नोट। डेबिट नोट इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, उसकी वजह मैं आपको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और बल्कि आप यहाँ पर अपनी क्रेडिट नोट को रिकॉर्ड करेंगे $50 से। तो क्रेडिट नोट तब इशू किया जा रहा होता है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, जब रिटर्न ऑफ गुड्स हो रही होती हैं, जब कस्टमर अपने सप्लायर को क्रेडिट पर खरीदी गई चीजें वापस कर रहा होता है, दैट इज तो उस वक्त आप एक क्रेडिट नोट इशू करते हैं जो रिटर्न ऑफ गुड्स के लिए यूज हो रहा होता है। और $50 से तो जितनी गुड्स रिटर्न अमाउंट की हो जाएंगी उतने से ही आप उसके बैलेंस को भी ऑब्वियसली एलिमिनेट करेंगे, कम करेंगे। तो जब बैलेंस इन नेचर डेबिट में आएगा तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम ये समझते हैं कि यहां तक जब हमने सारी चीजों का समझ लिया, तो हायर साइड का जो बैलेंस $800 आ रहा है आपने दोनों साइड पर लिखा, और उसके बाद आपने क्रेडिट साइड जो कि छोटी साइड थी उसमें से 1 बाय 1 तमाम चीजों को सब्सट्रैक्ट किया, तो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास $310 बच गया। तो इसका मतलब है कि $310 30 अप्रैल के ऊपर डेव ने पीटर से रिसीव करने हैं। सो गाइस ये बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके कि लेजर अकाउंट को किस तरह से बैलेंस किया जा रहा होता है। नंबर 2, इसमें आपको ये समझाया गया कि कैश डिस्काउंट की नेचर क्या है और उसका आपकी क्या किस किस जो है बुक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। और इसी तरीके से आपको क्रेडिट नोट की थोड़ी सी जो है वो नो हाउ दी गई है कि क्रेडिट नोट तब इशू किया जाता है जब बेसिकली रिटर्न की जाती हैं गुड्स कस्टमर की जानिब से सप्लायर को। और डेबिट नोट हमने इस क्वेश्चन में जो अवेलेबल था वो इस ट्रिकी पॉइंट था, वो इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि डेबिट नोट जो है वो उस वक्त इशू किया जा रहा होता है जब डेबिट नोट बेसिकली कस्टमर इशू कर रहा होता है, और उसका बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो सिर्फ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सो डेबिट नोट जो है वो कस्टमर इशू करेगा और क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करेगा। तो जब सप्लायर ने कंफर्मेशन दे दी क्रेडिट नोट के जरिए, तो फिर देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड डेबिट नोट एज वेल। सो हमारा बैलेंस जो है वो 310 जो है वो हमारा बैलेंस है, जो हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। दैट इज द बी आंसर जो आप बेसिकली देख रहे हैं। सो गाइस हमने इन दो क्वेश्चंस में काफी कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर कर लिया है। अब हम अपने थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो बेसिकली ये है जिसकी स्टेटमेंट, सीता डिस्कवर्स दैट $1000 रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्सचर्स had been entered in the sales account। स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा सा दोबारा समझ लेते हैं। सीता ने डिस्कवर किया, सीता ने इस चीज को बाद में देखा कि $1000 जो रिसीव हुआ था फिक्सचर की सेल से वो रिकॉर्ड हो गया है सेल्स अकाउंट में। विच जर्नल एंट्री करेक्टेड दिस एरर। तो ये बात तो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट से समझ आ रही है कि ये एरर हुआ है और इस एरर को अब किस तरह से आपने करेक्ट करना है। तो हम जो है वो आंसर वाली स्टेटमेंट्स को
आंसर वाली स्लाइड को जरा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप जब भी किसी भी एरर की क्वेश्चन को परफॉर्म करने जाएं, आपने कभी भी डायरेक्ट करेक्टिव एंट्री की तरफ जो है वो जंप नहीं करना। आप सबसे पहले इसका एक जो है वो 3 स्टेप्स को परफॉर्म कीजिएगा प्लीज। ये एक बहुत ज़रूरी अप्रोच है जिसके ज़रिए आप अपनी करेक्टिव मैयर को बहुत एक्यूरेटली जो है वो जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या किया गया है कि हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो आपके सामने वेरी लेफ्ट साइड अपर लेफ्ट पे जो है वो परफॉर्म हुआ है, रॉन्ग एंट्री पोस्ट की है। और उसके बाद हमने आपको बताया है कि एंट्री शुड हैव बीन पोस्टेड, जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। और इन दोनों के जरिए आपको पता चलेगा कि क्या करेक्टिव एंट्री आपको पोस्ट करनी चाहिए। तो जब आपने ये समझना है कि फिक्स सेल ऑफ फिक्सचर जो है उसको सेल्स अकाउंट में कंसीडर क्यों नहीं किया जाता। तो गाइस बहुत आसान बात है, जो हमने पहले इतना जबरदस्त मुश्किल था कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि सेल्स लेजर या सेल्स अकाउंट हमेशा उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है जिसमें क्रेडिट पर कस्टमर को कोई चीज बेची जाए, और सेल्स लेजर सिर्फ उन चीजों की सेल की बात करता है जो कस्टमर की, जो बिजनेस की कोर एक्टिविटीज होती हैं, जो कोर सेल होती है। फॉर एग्जांपल एक मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसकी कोर सेल क्या है, बाइक सेल करना। और अगर वो अपना कोई पुराना फर्नीचर या कोई फिक्सचर सेल करती है, वो कभी भी सेल का क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा, बल्कि उसे हम अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सो फिक्सचर को सेल करना ये बता रहा है कि आपने एक अपने फिक्स्ड एसेट को बिजनेस से में से जो है वो सेल किया, और फिक्स एसेट कभी भी सेल का पार्ट नहीं होता, बिकॉज वो तो बिजनेस के अंदर पहले से बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा था, ना कि रीसेल पर्पस के लिए आपने उसको करना था। सो एंट्री पोस्ट क्या की गई, रॉन्ग एंट्री पोस्ट ये की गई कि आपने 1000 से बैंक अकाउंट को डेबिट किया और आपने अपनी सेल्स अकाउंट को 1000 से क्रेडिट किया, यानी कि सेल इनकम को आपने 1000 से बढ़ाया। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, एसेट या एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट होता है। तो बैंक जब बढ़ा तो उसका बैलेंस एसेट नेचर का था, वो डेबिट हुआ, और वो सेल्स अकाउंट इनकम नेचर की थी, वो क्रेडिट हो गई। होना क्या चाहिए था, अगर आप इसको दोबारा इस सेकंड पोर्शन को देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट को 1000 से ही डेबिट होना चाहिए था, बैंक अकाउंट को 1000 से ही डेबिट होना चाहिए था, मगर सेल्स अकाउंट की बजाय डिस्पोजल ऑफ फिक्सचर्स, डिस्पोजल अकाउंट, फिक्स एसेट नेचर के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था 1000 से। तो आपने फिक्स एसेट नेचर के अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय आपने सेल्स के अकाउंट को कर दिया। इसका मतलब गड़बड़ तो यहां पर है। तो जिस चीज को नहीं होना चाहिए था, जो क्रेडिट साइड पर या जिस भी साइड पर आ रही है, अगर उसके बैलेंस को एलिमिनेट करना है तो उसके ऑपोजिट साइड पे आपको एक एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी। अगर सेल गलती से 1000 की क्रेडिट हुई है और इसके बैलेंस को अब आपको एलिमिनेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेम अकाउंट में 1000 डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट की बजाय डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट आपस में जब ऑफसेट होंगे तो आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा, और एक्चुअल में जो एंट्री पोस्ट करने की जरूरत थी वो डिस्पोजल ऑफ फिक्सचर्स है, फिक्स एसेट है, जो आपने 1000 से क्रेडिट कर दिया। तो गाइस ये बेसिकली आपके साथ एक समरी थी जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस को लेके चलना है, अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है और अप्रोच क्या रखनी है। फौरन आपने जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाने की बजाय पहले बिजनेस सिनेरियो को समझना है। उस बिजनेस सिनेरियो को समझने की बजाय आप के बाद आपने उसकी डे बुक्स के अंदर जो है वो पोस्टिंग को जो है वो मैप करना है। डे बुक से लेजर, किस तरह से ये ट्रांजैक्शंस को आपने लेके चलना है। अगर एरर हो गए हैं तो पहले रॉन्ग एंट्री को देखना है, फिर उसकी करेक्टिव, फिर उसकी जो एक्चुअल एंट्री पोस्ट होनी चाहिए थी उसको देखना है, फिर आपने करेक्टिव एंट्री की तरफ जाना है। प्लस आपको इसमें इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है कि किस तरह से इन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आज का सेशन आई थिंक सो दैट के आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह इसी तरह के एक और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ अगली वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है,
तो प्लीज प्लीज इसको जो है वो लाइक करें, इसमें कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।